नमस्कार पीवीआर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। पीवीआर सर, पीएम मोदी की कुंडली के बारे में, उनके स्टार्स के बारे में जानना चाहती हूँ। आप देखिए, सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चल रहा है जिसमें कई सारे ऐसे पत्रकार शामिल हैं जो कि कभी प्रो मोदी हुआ करते थे। तो ये जो अफवाह गैंग है, ये उनको बदनाम करने की जो साजिश है, इसको लेकर उनकी कुंडली में आपको क्या योग नजर आता है? मैं पिछले भी कह चुका हूँ पिछले साल में कि मोदी जी के लिए ये जो 2026 का साल है, सितंबर तक, ये बहुत ही खतरनाक साल है। उनके लिए बहुत ही चैलेंजेस नजर आएंगे। उनके उनकी वर्षफल चक्र में, वर्षफल कुंडली जो है सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक का, उसमें कर्काटक लग्न है दशांश चक्र में, जो करियर को दिखाता है। लग्न में शनि है, अष्टमेश शनि है, और अष्टम में लग्नेश चंद्रमा है मरण कारक स्थान में। इसलिए ये बहुत ही चैलेंजिंग साल है उनके लिए। और अभी जो वक्त चल रहा है ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय दौर पे जो भी भारत के लिए कर रहे हैं वो अच्छा रहेगा, और उसके लिए अच्छा रिकग्निशन भी मिलेगा देश में और विदेश में। मगर देश के अंदर उनके खिलाफ बहुत सारी कोशिशें की जाएंगी कि उन्हें हटाए पावर से और किसी और को लाए। इसके बहुत सारे कारण है। भारत की कुंडली में अष्टम में राहु है, इसलिए भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जाएंगे बाहर से। और मोदी जी की कुंडली में भी ये वक्त बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ये सब हो रहा है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो टिके रहेंगे, और जो भी षड्यंत्र उनके खिलाफ चालू हैं वो सब नाकाम रहेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ काम कर रहा है, मगर अंत में कोई फायदा नहीं होगा। और सितंबर के बाद, जून के बाद, जून जुलाई से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा मोदी जी के लिए। मगर सितंबर के बाद पूरा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मगर सितंबर तक ये वक्त बहुत ही नाजुक वक्त है उनके लिए, बहुत ही चैलेंजिंग वक्त है। और जो भी विपक्षी नेता हैं और जो भी विदेश के फोर्सेस हैं, विदेशी शक्तियां हैं, वो सब मिलके काम करेंगे। और जो भी पत्रकार की बात की आपने, जो बहुत पुराने ज़माने में मोदी जी के सपोर्टर रहा करती थी, ये सब पत्रकार जो भी कर रहे हैं, और शायद और कुछ नाम आ जाएंगे इस मामले में, और कुछ लोग मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। ये सब एक बड़ा साजिश है, और विपक्ष ही नहीं मगर विदेशी शक्तियां उसे आगे बढ़ा रही हैं मेरे हिसाब से। मगर ये काम नहीं करेगा। मगर मोदी जी को अच्छी तरह हैंडल करना पड़ेगा, केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, मगर वो सक्सेसफुल रहेंगे अंत में मोदी जी। लेकिन इन सब के पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है पीवीआर सर? क्या राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा जिस तरह से संसद में खुला, वो वजह है? या फिर अभी हाल ही में सीआईए का एक एजेंट मणिपुर में पकड़ा गया था, मैथ्यूज, उसको छुड़ाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें इस तरह का खेल रच रही हैं कि पीएम मोदी को बदनाम किया जाए, उनकी छवि को टार्निश किया जाए? ये कारण नहीं होता है। जब इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। वो सब बेसिकली मिलके जो भी हो रहा है उसे होने में मजबूर कर देते हैं और सारे कारण। जैसे आपने कहा है राहुल गांधी जी की चिट्ठा खुलना, ये एक कारण है। और शायद जो सीआईए का एजेंट पकड़ा गया, कुछ दबाव मोदी जी पे डाले कि उन्हें रिलीज कर दे, ये शायद और एक कारण है। मगर मौलिक कारण ये है कि भारत में ऐसा सरकार है जो दुनिया के अग्रदेश जो यूएसए है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। ट्रम्प जी अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, मगर यूएस का अदृश्य राज्य जो है वो अपना मनमानी कर रहा है सारी दुनिया में। और उस मनमानी करने में मोदी जी वो बेसिकली रुकावट डाल रहे हैं। जब वो ट्रेड डील अपने हिसाब से बनाना चाहा तो मोदी जी ने नहीं झुका। लोग कहते हैं सरेंडर नरेंद्र एंड ऑल दिस नॉनसेंस, मगर मोदी जी नहीं झुके। और अंत में यूएस को कॉम्प्रोमाइज करके जो भी डील मोदी जी बनाना चाहते हैं वो डील बनाना पड़ा। इसलिए ये ट्रेड डील को लीजिए
और जैसे मोदी जी चीन के साथ, रूस के साथ, इजराइल के साथ, ईरान के साथ, सऊदी के साथ, यूएई के साथ, सारे देशों के साथ जैसे संबंध रखते हैं, शायद यूएस को ऐसा लगता है कि पहले चीन उनका बड़ा राइवल हुआ करता था, मगर भारत भी बढ़ रहा है, भारत का स्टेचर भी बढ़ रहा है दुनिया में। इसलिए अभी भारत चीन और यूएस के बराबर का देश नहीं है, मगर ये बढ़ रहा है। और अग्रदेशों का उनकी राजनीति ऐसी होती है कि दोस्त को भी आप काबू में रखें, दोस्त पे भी कुछ लिमिट्स रखे, और भारत को अपने काबू में रखने के लिए ऐसे नेता की जरूरत है जो 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 यूएस खाता है वो करे, जो यूएस का सुनता है, जैसे पाकिस्तान कर रहा है, जैसे बहुत सारे देश अभी कर रहे हैं। मगर भारत यूएस के काबू में नहीं है। भारत दोस्त देश है और भारत के साथ दोस्ती निभाता रहेगा, मिलिट्री एंगेजमेंट, कमर्शियल एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट, ये सब रहता चलेगा। मगर यूएस के लिए एडवांटेजेस रहेगा अगर मोदी जी को हटा के ऐसे नेता को खड़ा कर दे जो सारी जो यूएस कहता है वो बातें कर दे। इसलिए ये मौलिक कारण है, मोदी जी को हटाने की कोशिश अब नहीं शुरू हुई थी, ये पिछले साल भी रही है, और कुछ साल पहले जब फार्मर्स प्रोटेस्ट रहा करता था तब भी हुई थी। ये कई सालों से चल रहा है। यूएस का जो अदृश्य राज है, फॉरगेट अबाउट मोदी जी और ट्रम्प जी के बीच में जो दोस्ती है वो सब भूल जाइए। ये सब बहाना नहीं है, ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच है। मगर ये कुछ मायना नहीं रखता है। जो यूएस का अदृश्य राज चाहता है वो सबसे बड़ा गोल है यूएस के लिए, और वो है भारत में एक कंड्यूसिव नेता, एक ऐसे नेता जो उनका सुने, ऐसे नेता को खड़ा कर दे, और तब बेसिकली भारत भी वो जो चाहते हैं वो कर देगा इस जो पॉलिटिकल चेस गेम में। ये सबसे मौलिक कारण है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम और कुछ कारण जोड़ सकते हैं उसके साथ। जैसे आपने कहा है, अगर कुछ सीआईए का एजेंट भारत के कब्जे में है तो ज़रूर उन्हें छुड़ाने के लिए यूएस कुछ प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा मोदी जी पे। और राहुल गांधी जी भी डेस्परेट हो रहे हैं, और जो वो चालाकी समझते हैं वो फूलिशनेस है, और ये लोगों के सामने आ रहा है। और शायद कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा नेता ये जानते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी पे दबाव है। ये सारे कारण मिलके ये जो भी हो रहा है उसे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर बेसिक थिंग ये है कि ये अच्छा विंडो है उनके लिए। लोग हमेशा कोशिश करते हैं, मगर कोशिश आदि में ही अंत हो जाता है कभी-कभी। मगर इस बार मोदी जी की कुंडली में बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए जो भी कोशिश वो कर रहे हैं वो थोड़ा-सा सक्सेसफुल हो सकता है, और लोगों के नज़र में आ सकता है, और लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो अब कुछ होने वाला है, मोदी जी हटने वाले हैं, ऐसा लग सकता है। मगर मुझे यकीन है कि सितंबर तक मोदी जी को ये सब झेलना पड़ेगा और केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, और अब कोई बुरे कदम नहीं लेना चाहिए इस वक्त में। सितंबर के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात राहुल गांधी जी की, मुझे पूरा यकीन है अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, और जून के बाद और बुरा हो जाएगा उनके लिए। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कांग्रेस पार्टी सीरियसली राहुल गांधी से मूव ऑन करने की सोचती है इस साल में। जून के बाद आने वाले कुछ महीनों में राहुल गांधी जी को निकाल के और कुछ नेता को कांग्रेस सौंप देने का निर्णय सोनिया जी ले लेते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ये मुमकिन है। और आपके हिसाब से राहुल गांधी की कुंडली के हिसाब से ये फैसला जो है वो सोनिया गांधी लेंगी? सोनिया गांधी और कुछ सीनियर लीडर जो कांग्रेस में हैं वो सब मिलके वो सोनिया जी पे दबाव डाल सकते हैं, और वो निर्णय लेने पे मजबूर हो सकती हैं। और बॉटम लाइन ये है कि राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है, और जो भी वो करीब आए उस योग के वो 2024 में था, अब वो ख़त्म हो गया है। और अप्रैल मई में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनमें कांग्रेस बहुत बुरा पिटेगा। कांग्रेस
कांग्रेस के लिए वो डेथ ब्लो होगा। और उसके बाद कांग्रेस में जो नेताएं हैं वो हैरान होंगे और वो सोचने पे मजबूर होंगे और सोनिया जी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। और राहुल गांधी जी की कुंडली में भी मार्क योग हैं करियर में इस आने वाले साल में, जून से जून तक आने वाले साल में। इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन है। माँ होने के नाते शायद ये बहुत ही कठिन है उनके लिए, और उसी कारण शायद राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे इतने साल तक, उसी कारण से। मगर एक न एक दिन निर्णय लेना पड़ता है। और जैसे अभी आपने कहा ना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में और असम में सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है, वहां पर आपको क्या लगता है, अगर मैं ममता बनर्जी की कुंडली की बात करूं, आपको लगता है ममता बनर्जी फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी, या वहां पर हालात और खराब हो सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लग जाए उसके बाद चुनाव हो? ममता बनर्जी की कुंडली, एक्यूरेट कुंडली अवेलेबल नहीं है। उनके बर्थ ईयर, बर्थ डेट भी बहुत सारे वर्शंस हैं इंटरनेट पे। मगर जो कुंडली मुझे रीजनेबल लगा था कुछ साल पहले, बेस्ड ऑन विच मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पिछले इलेक्शंस 5 साल पहले वो जीत जाएंगी, उस कुंडली के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनका अच्छा वक्त ख़त्म हो गया है, बुरा वक्त चल रहा है कुछ देर से, और ये इलेक्शन में वो गिर जाएंगी और गिर के फिर से नहीं उठेंगी। ये मायावती की जैसे होंगे। मायावती जैसे वो कभी राज कर रही थी मगर गिरने के बाद कभी नहीं उठ सकी थी मायावती जी, उस तरह ममता जी का डेस्टिनी होगा। वो हार जाएंगे इलेक्शन इस बार और फिर से नहीं उठ पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करें, जैसे ईरान के साथ वॉर चल रहा है यूएस और इजराइल का, वो वॉर अब आपको किस तरफ जाता दिखता है? ईरान की कुंडली क्या कहती है और अमेरिका और ट्रंप की कुंडली क्या कह रही है? शायद लोगों को बेस्ड ऑन द हेडलाइंस, एक बात कहना चाहता हूँ, ये घोर कलयुग है। यहाँ पे जो भी आपको न्यूज़ में दिखता है शायद वो सच नहीं है। न्यूज़ को देख के ऐसा लगता है कि ईरान जीत रहा है। हाँ, ईरान कुछ लॉसेस फोर्स कर रहा है इजराइल पे और कुछ मिडिल ईस्ट के देशों पे, कुछ नुकसान फोर्स कर रहा है ईरान। मगर ईरान का आयतुल्ला मर गया, नेक्स्ट वाला आयतुल्ला मर गया, और IRGC जो है उसके बहुत बड़े नायक मारे गए। और वो अभी उनके पास कुछ मिसाइल्स हैं, अभी उनके पास कुछ वेपन्स हैं, अभी वो फाइट कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं सोचे कि ईरान ये वार जीत रहा है। ये नैरेटिव है। अभी नैरेटिव बदलेगा, नैरेटिव बदलता रहेगा, क्योंकि न्यूज़ बिकेगा तो जब नैरेटिव बदलेगा। एक ही नैरेटिव को आप 10 दिन या 20 दिन बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। इसलिए जो मीडिया है वो नैरेटिव को चेंज करता रहेगा। अगर ट्रम्प जी जब आयतुल्ला को मार दिए पहले दिन में, अगर पहले हफ्ते में वो युद्ध को रोक देते तो लोग कहते कि US जीत गया। मगर कोई और आयतुल्ला आएगा, उनका प्लेस ले लेगा और ईरान फिर भी मजबूत रहेगा। मगर लोगों को लगेगा कि US जीत गया। मगर अब बात यह है कि उनका जो स्टॉक पाइल है, वेपन स्टॉक पाइल बहुत सारा खत्म हो चुका है, और उनके जो लीडर्स हैं वो बहुत सारे खत्म हो चुके हैं, और ईरान कैपेबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड। मगर एक बात समझिए, यूएस का गोल, ट्रम्प जी इसे आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर BBC पूछता है आप ये तो क्यों लड़ रहे हैं, वो बकवास जवाब देंगे, क्योंकि वो शायद समझते नहीं पूरी तरह से या बोल नहीं सकते। मगर जो आदर्श राज है यूएस का, उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस्लामिक रिजीम जाए और सेकुलर रिजीम आए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ऐसा रिजीम आए जो स्त्रियों का सम्मान करे। ये नहीं है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ये नहीं है कि उसके सारे मिसाइल स्टॉकपाइल डिस्ट्रॉय हो जाए। ये है कि ऐसे नेता ईरान के इंचार्ज बने, जैसे हम मोदी जी की बात कर रहे थे, उन्हें हटा के कुछ और नेता को इंस्टॉल करें। उसी तरह ऐसा नेतृत्व वहां पे राज करे जो अमेरिका के काबू में रहे, और तेल किसे बेचना है, कितना बेचना है, किस दाम पे बेचना है, ये सब यूएस का सुने।
बाहर 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 के लोगों को ऐसा नहीं बोलने की जरूरत है। बाहर ऐसा कह सकते हैं, हम जो भी चाहते हैं वो करते हैं, मगर अंदर से जो भी यूएस का अदृश्य राज चाहता है वो करे, ऐसा नेतृत्व आए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो घड़ी अब आने वाली है। ये अप्रैल जो है, अप्रैल में ये खत्म हो जाएगा, शायद अप्रैल 17 तक ये खत्म हो जाएगा। आने वाला जो हफ्ता है ये ट्रम्प जी के लिए अच्छा हफ्ता है। इस हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में। अप्रैल पहले पहले हफ्ते में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अप्रैल 17 तक एक पीस डील बन सकता है, और ऐसा डील जिसमें ईरान भी विक्ट्री क्लेम कर सके और ट्रम्प जी भी विक्ट्री क्लेम कर सके, और इजराइल खुश नहीं रहेगा। इजराइल के लिए तो शायद उनका गोल है कि ईरान कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, मगर ट्रम्प जी उन्हें मना लेंगे। और अगर आप इजराइल की नज़र से देखें तो हमास बहुत वीक हो चुका है, हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, और ईरान भी कमज़ोर पड़ चुका है। और जो भी नया नेतृत्व आएगा वो अमेरिका से मिलके काम करेगा, इसलिए इजराइल भी लॉन्ग टर्म हैप्पी रहेगा। इसलिए मेरा मेरा मानना यह है कि ये बहुत ही एंड स्टेजेस में है, मगर आपको बहुत सारे फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारा विनाश देखने को मिलेगा। जैसे एक दिया जो है वो बुझने से पहले बहुत जोर से प्रकाश जाता, बहुत जोर से जलता है। इसी तरह ईरान शायद ये पोस्चरिंग है। ईरान जो भी डील बनता है यूएस और इजराइल के साथ, उस डील अपने अपने प्रो हो, इसलिए अपने के लिए अच्छा हो, इसलिए ईरान ऐसा कहेगा कि हम अभी बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे ओर से हुती भी अब युद्ध में आ गए हैं, और इजराइल पे बहुत अटैक्स करेंगे, बहुत बहुत बड़े हमले करेंगे, और अगर आपका ग्राउंड ट्रूप्स आ गए तो उन्हें नष्ट कर देंगे। इस तरह का जो रेट्रिक होता है, और रेट्रिक बेसिकली ईरान एम्प्लॉय करेगा। द गोल मेरे हिसाब से गोल ये है कि यूएस पे दबाव डाले कि वो कॉम्प्रोमाइज करे। जैसे भारत के साथ ट्रेड डील में कॉम्प्रोमाइज किया था, उसी तरह इस ईरान डील में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करे यूएस, इसलिए ईरान पोस्चरिंग दे रहा है। और यूएस ग्राउंड ट्रूप्स, बहुत सारे ग्राउंड ट्रूप्स भेज रहा है पिछले कुछ दिनों में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ग्राउंड ट्रूप्स एंटर करेंगे। अगर एंटर भी करते हैं तो वो कुछ द्वीपों को काबू में रखने के लिए कुछ बहुत ही नैरो टारगेट होगा उनके लिए। वो तेहरान जाके ऑक्यूपाई करके जो भी वहाँ के नेता है उनके सद्दाम हुसैन की तरह करके वो नहीं करेंगे। ट्रम्प जी वैसा नहीं करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म कुंडली को देखते मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत महीने या सालों तक ये वार टिकने वाला है, क्योंकि वैसा होगा तो वही होगा, ऐसा नहीं दिखता है। ये कुछ दिनों में या हफ्तों में या मैक्सिमम एक महीना या लिटिल लेस देन टू मंथ्स में ख़त्म होने वाला है। जब जून जुलाई आएगा तब ईरान में मुझे कोई युद्ध नहीं दिखता है। शायद अप्रैल में ख़त्म होगा, मई में भी मुमकिन है, मगर जून जुलाई में ये मुझे नहीं दिखता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यूएस इसे प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता है। ग्राउंड ट्रूप जो भेज रहे हैं ये पोस्चरिंग है, ये ईरान पे दबाव डालने के लिए कि ईरान को थोड़ा डर के जो भी डील बनाता है वो यूएस के फेवर में कर दे। इसलिए जो भी डील बन रहा है उसे अपने प्रो करने के लिए यूएस और ईरान पोस्चरिंग कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अप्रैल में कुछ पीस का डील बनेगा, और उसके बाद जो नए नेता आएंगे वो समझौता कर लेंगे इजराइल के साथ, और मेनली अमेरिका के साथ समझौता कर लेंगे कि अमेरिका जो भी सैंक्शंस है उनके ऊपर वो हटा देगा, और वो पैसा कमाएंगे, वो उस तेल को बेच के वो पैसा खाएंगे। जो भी नया नेतृत्व आएगा वो फाइनेंशियली रिच होगा। और एक बात है कि ईरान की जो कुंडली है इस साल का, वो ऐसा दिखाता है कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगा इस साल में। अगर ये युद्ध कई महीनों तक चलता रहेगा कि वो मुमकिन नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझौते बनेंगे और तेल अमेरिका के काबू में रहेगा,
और चीन कमजोर पड़ जाएगा। चीन जो चाहता है वो नहीं होगा, अमेरिका जो चाहता है वो होगा, और ईरान के जो नए नेता होंगे वो पैसा वो कमाएंगे उस पे, वो खाएंगे कुछ कुछ पैसा जो तेल से आएगा, जो सैंक्शंस लिफ्ट करने से आएगा। ये विन विन होगा, और वो इंश्योर करेंगे कि उन पे उन जैसे आयतुल्लाह को मारा था उन्हें भी कोई नहीं मारने वाला है, वो इंश्योर कर देंगे। ये विन विन होगा ईरान के नए नेतृत्व के लिए और ट्रम्प जी के लिए। मगर हाँ, यह है कि ट्रम्प जी जो है ये सब अदृश्य राज्य की एजेंडा से चल रहा है, और अदृश्य राज्य खुश होगा जो भी होता है। लॉन्ग टर्म में उनका एजेंडा जो है चीन को भड़काने के लिए, चीन को कॉर्नर करने के लिए, और चीन को एक महायुद्ध में युद्ध करने पे मजबूर करने के लिए, जो भी अदृश्य राज्य का एजेंडा, लॉन्ग टर्म एजेंडा है 2030-2031 का, वो एजेंडा सफल होगा। मगर ये सब बेचना, डोमेस्टिक ऑडियंस जो है अमेरिका में, उन्हें बेचना ट्रम्प जी के लिए कठिन होगा। वो कहेंगे हम जीत गए, ईरान में नया लीडरशिप आया है, वो हमारे खिलाफ नहीं है, ये सब कहेंगे, मगर लोग नहीं मानेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पागल आदमी मनमानी कर रहा है, जो भी चाहे, जो भी मन में आए वो कर रहा है, और ट्रम्प जी पे इसका असर पड़ेगा, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा आने वाले इलेक्शन। अभी भी तो अमेरिका में मतलब 3,000 या 3,500 जगहों पर 80 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। ट्रंप को हटाया जाए उनके पद से, यही तो मांग कर रहे हैं। तो जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उसमें आपको ट्रंप की कुंडली क्या कहते हुए दिखाई देती है? इतने सारे अमेरिकन अगर उनके खिलाफ सड़क पर उतर जाएं, तब तो लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन में वो हार भी सकते हैं। दो बातें, ये सारे प्रोटेस्ट जो होते हैं इनका कोई मायना नहीं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पिछले भी हुए थे तब कुछ नहीं हुआ। ये सब दिखावा है, इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये नो किंग्स प्रोटेस्ट, लोग तंग आ चुके हैं, ये सच है। मगर ये प्रोटेस्ट इनका कोई यूज नहीं है। मगर इलेक्टरली स्पीकिंग, नवंबर में जो इलेक्शन आने वाला है, रिपब्लिकन पार्टी बहुत बुरा पिटने वाला है, और शायद ये बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को मालूम है, रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं उन्हें ये मालूम है, मगर वो ट्रम्प जी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं कर सकते हैं। मगर मैं पहले भी कह चुका हूं, और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, ये पिछले नवंबर इलेक्शन से ये बड़े हैं, क्योंकि 1/3 सेनेट रिप्लेस होगा और पूरा लोअर हाउस रिप्लेस होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। अध्यक्ष रहेगा मगर पूरा लेजिस्लेटिव हाउस बदल जाएगा। इसलिए मगर यूएस की कुंडली को देखते मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा इस इलेक्शन में। डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में आ जाएगा लोअर हाउस, और शायद सेनेट उनके कब्जे में आ जाना बहुत मुश्किल है, मगर ये भी मुमकिन है। बॉटम लाइन ये है कि इस इलेक्शन के बाद ट्रम्प जी बहुत बुरे हाल में होंगे, और जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी लेजिस्लेशन पास करना चाहते हैं, वो सारे शासन वो पास नहीं कर सकेंगे, और उनके खिलाफ कुछ इम्पीचमेंट करने का और कुछ डेमोक्रेट्स कर देंगे। और मेन पॉइंट, ये सब कोई मायना नहीं रखता है, जो डेमोक्रेट्स करते हैं, इम्पीच करते हैं या नहीं। वो पहले टर्म में 2 बार इम्पीच हुए थे, कुछ नहीं हुआ। मगर अगर सेनेट भी उनके हाथ में आए तो इम्पीच भी नहीं, पद से हटा सकते हैं। पिछले बार वो इम्पीच कर सके थे, मगर पद से हटा नहीं पाए। और एक बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी उनके खिलाफ थोड़ा सा रेबेलियन आ जाएगा। सो इसलिए आने वाले साल 2027 ट्रम्प जी के लिए बुरा साल है। पर्टिकुलरली 2027 का सेकंड हाफ जो है वो उनके लिए बहुत बुरा समय है। इसलिए ये मुमकिन है कि ट्रम्प जी के पद को खतरा हो सकता है, ट्रम्प जी को हटा के और कोई अध्यक्ष आ सकता है। ये आने वाले साल में मुमकिन है। बेसिकली जो यूएस का अध्यक्ष राज्य है, ट्रम्प जी को इस्तेमाल करके उन्हें हटा के और किसी को इंस्टॉल कर सकते हैं आने वाले साल में। मतलब मिड टर्म इलेक्शन के बाद 2027 में कुर्सी जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, उनके स्टार्स ये दिखा रहे हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं, मुमकिन है, ये इम्पॉसिबल नहीं है।
आपने जैसे कहा ना कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई सीज फायर हो सकता है, मीडिएटर लगता है आपको कोई होगा? पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? बहुत कूद कूद के पाकिस्तान दावा कर रहा था अभी 4 दिन पहले कि हम तो मीडिएट कर रहे हैं, ईरान से बात हो गई, अमेरिका से बात हो गई, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। और अलग से खिचड़ी पक रही है सऊदी में, टर्की के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। तो मीडिएटर कौन लगता है आपको, कौन इस युद्ध को रुकवा सकता है? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश तो पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन कहाँ भी हो और इनका जो भी समझौता होगा उसका ऐलान कौन भी करे, अगर ट्रम्प जी करे या आसिम मुनीर करे, मोदी जी का हाथ होगा उसमें। मोदी जी ऐसे नेता हैं दुनिया के स्टेज पे जिन पे इजराइल विश्वास करता है, ईरान विश्वास करता है। मोदी जी का हाथ होगा इसमें। मोदी जी बिहाइंड द सीन्स इस डील में इन्वॉल्व होंगे। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान और ईरान दोनों मुसलमान देश हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके बीच में कोई दोस्ती होगी। आने वाले सालों में उनके बीच में दुश्मनी ही होगी। ये एक कॉमन सेंस से देखें तो एक बात यह है कि पाकिस्तान सन्नी मेजॉरिटी देश है और ईरान जो है शिया मेजॉरिटी देश है, इसलिए। और पाकिस्तान में यही नहीं, मगर पाकिस्तान में शिया लोग जो हैं उनके खिलाफ बहुत सारा बुरा बिहेवियर किया जाता है, उनको कुचला जाता है पाकिस्तान में, ऐसा नैरेटिव है। इसलिए उन दोनों के बीच में कोई दोस्ती मुझे नहीं दिखाई देता है। मगर पाकिस्तान और टर्की जो हैं उनके बीच में दोस्ती बढ़ सकती है आने वाले साल 2 साल में। टर्की से जागरूक रहना पड़ेगा भारत को। और रही बात सऊदी अरेबिया यूएई की, दोनों मुसलमान देश हैं, दोनों सुन्नी मेजॉरिटी देश हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे। दोस्ती निभाएंगे, मगर उससे बढ़ के जो दोस्ती भारत से है वो उससे बढ़ के होगा। इसलिए यूएई और सऊदी अरेबिया भारत के दोस्त रहेंगे आने वाले साल 2 साल में। और पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है कि वो आने वाले साल में जो वो कतर की तरफ होगा। मेरा मतलब यह है कि कतर जो देश है वो डबल गेम खेल रहा था। वो ईरान से दोस्ती करके हमास और हिजबुल्लाह को बढ़ावा देके मिडिल ईस्ट में, और यूएस से भी बात करके वो डबल एजेंट बना था यूएस की ओर से और ईरान की ओर से, और अब पकड़ा गया। और आने वाले साल 2 साल में कतर का सिचुएशन ऐसा रहेगा कि वो न घर का न घाट का, वो बेसिकली बर्बाद हो जाएगा कतर। जो कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, कतर पे इसका असर, जो भी युद्ध चल रहा है उसका असर बुरा पड़ेगा, उनका स्टेचर डूब जाएगा। और उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि अगला देश जो डबल एजेंट प्ले करेगा, जो डबल गेम प्ले करेगा ईरान के साथ, यूएस के साथ, और पकड़ा जाएगा, वो रहेगा पाकिस्तान। और जो भी दोस्ती पाकिस्तान से अभी यूएस कर रहा है, मुझे यकीन है कि ये सब इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक साजिश है। और पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान को छोड़ देगा यूएस। इसके बारे में भारत को कोई सोच में डूबने की ज़रूरत नहीं है, भारत को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दोस्त है, पाकिस्तान से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ के। अभी जिस तरह से हालात बदले हैं, कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला की तरह हम 24 घंटे में ईरान को निपटा देंगे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को चौंकाया है जिस तरह से युद्ध शुरू हुए? 26 से 27 दिन हो चुके हैं और अभी मार्को रूबियो खुद ही कह रहे थे 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं और युद्ध में। कभी डोनाल्ड ट्रंप भी कहते 6 महीने हो सकता है। बजट भी पास करवाने की कोशिश कर रहे थे वो इस वॉर के लिए अपने यहाँ कांग्रेस से। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं आंकने में कम रह गए ईरान को, या ईरान को बहुत मदद मिल रही है रशिया से और चाइना से, इसलिए वो ऐसे मुकाबला कर रहा है, या ये सिर्फ नैरेटिव है? मेरे हिसाब से ये सब नैरेटिव है। चीन और रूस थोड़ा सा मदद करते होंगे, मगर बहुत सारा मदद नहीं करेंगे, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होंगे। और रही बात एक्सपेक्टेशंस की, मुझे ऐसा नहीं लगता है ये नैरेटिव है, मगर यूएस का जो अध्यक्ष राज्य है जो इस युद्ध को चला रहा है, वो शायद
ऐसा नहीं सोचते कि ये वेनेजुएला जैसा रहेगा, ये उससे बढ़ के बड़ा युद्ध होगा, उसी तरह सोचा होगा। मगर पहले ही दिन में खोमेनी जी को, जो उनका धार्मिक नेता उनके हाँ नेता थे, खोमेनी को आयतुल्ला जी को मारने के बाद शायद उन्होंने सोचा है था कि जो भी उनके नीचे जो भी लोग हैं उनमें आपस का युद्ध होगा और हमें ईरान को काबू में रखना बहुत आसान होगा। इसलिए पहले दिन के बाद शायद ये सोचा होगा कि ये इजी है, जैसे हमने सोचा था उतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है। मगर युद्ध से पहले बिल्कुल ऐसा सोचा होगा कि ये मुश्किल रहेगा, ये कुछ हफ्ते होने वाला युद्ध है, ये एक दिन में, एक घंटे में होने वाला नहीं है। बिल्कुल वेनेजुएला जैसा नहीं सोचा होगा, ये सब नैरेटिव है। मगर अब जो भी कह रहे हैं मार्को रूबियो, ये बहुत महीने ले सकता है और ग्राउंड ट्रूप्स को भेजना पड़ेगा, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सब प्रेशर टैक्टिक है। ये ईरान को ऐसा इंप्रेशन दे कि यूएस सीरियस है और जो भी इराक में हुआ था, सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, वो भी ईरान के साथ होने वाला है। ऐसा उन्हें इस तरह का इमेज उन्हें देके अगर वो कन्विंस हो गई है तो जो भी समझौता बनेगा वो यूएस के लिए और अच्छा रहेगा। इसलिए ये गेम खेल रहे हैं मेरे हिसाब से। अभी जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2027 में खतरा है, पीएम मोदी के लिए अभी का जो हालात है वो बहुत चैलेंजिंग है, सितंबर तक बहुत चैलेंजिंग है। तो लेकिन अगर हम लोग पॉपुलैरिटी की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी तो अपने देश में ही 32% तक गिर गई। हाँ। नहीं, मतलब वो शायद अमेरिकन हिस्ट्री में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि युद्ध करने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई, और लेकिन पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। वो लगातार दुनिया के हर एक देश के नेता के साथ बात कर रहे हैं। ये बात अमेरिका भी शायद हजम नहीं कर पा रहा है और यही बात हमारे देश का विपक्ष भी हजम नहीं कर पा रहा है। या बिल्कुल। मगर बात यह है कि अगर किसी देश का बुरा वक्त आए, उनका गिरने का समय आए, तो ऐसे नेता को इलेक्ट करेंगे जो एक ही साल के बाद उतना अनपॉपुलर हो जाएगा। अगर किसी देश के डेस्टिनी में ऐसा है कि वो बढ़ता जाए तो मोदी जैसा नेता उनके नसीब में आएगा। और एक बात है, हम शायद पिछले साल जब वीडियो किए थे भारत के ऊपर, तब मैंने कहा था कि लेट मार्च अप्रैल में इस वक्त पे भारत पाकिस्तान के साथ और कुछ स्ट्राइक्स कर सकता है और पिछले स्ट्राइक से बढ़ के ये सक्सेसफुल रह सकते हैं। और ये अभी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि मोदी जी जो भी युद्ध ईरान में चल रहा है उसे नेगोशिएट करके, बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएट करके उसे रुकवाएंगे और तुरंत उसके रुकने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये युद्ध शुरू कर देंगे। ये भी मुमकिन है। ये बहुत ही आने वाले 2-3 महीने बहुत ही नाजुक समय है दुनिया के लिए। तो यानी कि एक तरफ ईरान के युद्ध को रुकवाएंगे, पीएम मोदी मीडिएटर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही जैसे युद्ध खत्म होगा, पाकिस्तान की कुंडली और भारत की कुंडली ये इशारा कर रही है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये अप्रैल और मई बहुत ही उसके लिए कंड्यूसिव टाइम है, इसलिए ये बहुत ही मुमकिन है। गुड पॉसिबिलिटी, वेरी गुड, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। और पीवीआर सर, अफगानिस्तान की कुंडली क्या कहती है? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, वहां पर भी बहुत इनोसेंट लोगों को मार रहा है, और ऐसे में बहुत बार ये सवाल उठता है कि भारत को सामने आना चाहिए एक निरीह बेचारे देश को बचाने के लिए। तो आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो कुछ पाकिस्तान ने किया उसका बदला भी भारत ले सकता है अप्रैल मई में पाकिस्तान से? हाँ, भारत जो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है उसका एक धुरंधर जवाब भारत की ओर से मिल सकता है आने वाले 2 महीनों में। तो अभी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ईरान का वॉर अप्रैल तक रुक सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर भी लग सकता है। और पीएम मोदी के पीछे जिस तरह से हाथ धोकर पड़ा है डीप स्टेट या हमारे देश के अंदर बैठे हुए मोदी विरोधी, वो लाख कोशिशें कर ले लेकिन उनकी इमेज को
छू भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्रोपेगेंडे चलते रहेंगे सितंबर 2026 तक, और उसके बाद उनके लिए बहुत अच्छा समय है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और कैसे ईरान का वॉर रुकता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।